नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में आतंकियों ने शनिवार को असम राइफल्स की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें सेना के कर्नल, 4 सिपाही सहित 7 लोगों की मौत हो गई। सेना के कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत भी इस आतंकी हमले में हुई है। इस हमले को बीते सालों में इस इलाके में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये हमला शनिवार सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में म्यांमार सीमा के पास हुआ। शहीद हुए कर्नल और जवान 46 असम राइफल्स के थे। कर्नल का नाम विप्लव त्रिपाठी है। माना जा रहा है कि इस हमले में मणिपुर के आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कायराना हमले की निंदा की है। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नाम बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से इसकी मांग की गई है। योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए या लोकसभा में भेजे, लेकिन उनकी वजह से आजमगढ़ की पहचान हमेशा खराब हुई। 2014 से पहले आजमगढ़ के शख्स को देश में कहीं भी होटल का कमरा मिलने तक की दिक्कत होती थी। आजमगढ़ की पहचान का इतना संकट था। योगी ने कहा कि इसलिए आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने की भी मांग है। बता दें कि अखिलेश यादव अक्सर योगी आदित्यनाथ पर नाम बदलने को लेकर हमलावर रहते हैं। आजमगढ़ में आज जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का चेहरा मान लिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा है कि हमें आजमगढ़ में पर्याप्त विधानसभा सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मैं आपसे यहाँ सभी विधानसभा सीटों को भाजपा को जिताने के लिए कह रहा हूँ, ताकि योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके। बता दें, ये खबरें आती रही हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मतभेद हैं। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि योगी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अमित शाह ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी जी के पास भारत और यूपी के लिए जैम यानी JAM का आइडिया है। अमित शाह ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी जी के पास भारत और यूपी के लिए जैम का आइडिया है, जिसमें J के माने जनधन बैंक खातों से है, A के माने आधार कार्ड से है और M से सभी के लिए मोबाइल फ़ोन है। लेकिन जब मैंने गुजरात में ये कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके पास भी एक जैम है। शाह ने कहा कि जब मैंने एक पत्रकार से पूछा कि सपा की जैम का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि उनके जैम का अर्थ है J से जिन्ना, A से आजम खान और M से मुख्तार। शाह ने लोगों से पूछा कि बताओ, क्या आप हमारे जैम चाहते हैं या समाजवादी पार्टी का जैम? योगी आदित्यनाथ जहां आजमगढ़ पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा की। इस दौरान अखिलेश का भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को कम करने की बात कहते थे, उन्होंने महंगाई भी बढ़ा दी है। युवाओं को नौकरी नहीं है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, यहाँ नाव का विकास हुआ है। पूरा शहर बरसात के पानी से भरा है। इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार को मजदूरों, कोरोना महामारी जैसी चीज़ों पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों को मदद की जरूरत थी, उस वक्त सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान बेकाबू भीड़ अखिलेश यादव के नारे लगाती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश उत्तर प्रदेश में है। ABP सी वोटर का ताजा सर्वे इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने जा रही है। सर्वे के मुताबिक अभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन वह 2017 के चुनाव जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 213 से 221 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 325 का था। सपा गठबंधन को 152 से 160, जबकि BSP को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 10 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की बात कही गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा 202 है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा लीड नहीं है और समाजवादी इस आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सर्वे के मुताबिक चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। दिल्ली NCR में बनी प्रदूषण की मोटी परत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार की जबरदस्त खिंचाई की और सुझाव दिया कि दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। अदालत दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। CJI रमना ने कहा कि हमने देखा है कि हालात कितने खराब हैं।
सीजीआई ने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इमरजेंसी प्लान लेकर आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका सारा दोष पंजाब में जल रही पराली के मत्थे पर जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर के अंदर भी मास्क पहन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर शनिवार शाम को 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पराली को जलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वह पंजाब में पराली के जलने की वजह से हुआ है और वहां की राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि आप इसे ऐसे क्यों बता रहे हैं कि प्रदूषण किसानों की वजह से हो रहा है, वहां से कुछ प्रदूषण होता है लेकिन बाकी का क्या? आप दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा राज्य या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें 2-3 दिन में प्लान बताइए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को कोसना हर किसी के लिए अब एक फैशन बन गया है। क्या आपने देखा है कि दिल्ली में पिछले 7 दिनों से कैसे पटाखे जलाए जा रहे हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हालिया किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम को लेकर कई जगहों पर पुलिस में शिकायतें दी गई हैं। ये शिकायतें दिल्ली, मुंबई और जयपुर में दी गई हैं। जयपुर के कोतवाली थाने में शुक्रवार को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किताब में जिक्र किए गए बयानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वकील भरत शर्मा ने खुर्शीद की किताब में उद्धृत बयानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295 के तहत शिकायत दी। वहीं दिल्ली के 2 वकीलों ने भी खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी किताब में कथित तौर पर हिंदू धर्म को बदनाम करने और आतंकवाद से तुलना करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल पहुंचेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से 3 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी की जा रही है। पूरे मैदान को कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें से 13 करोड़ रुपए तो केवल लोगों को लाने और ले जाने में लगेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।